भी नहीं है। हालांकि नागरिकों से निवेदन है कि वोट 5 साल में एक दिन वोट करना होता है। अगर आप उस एक दिन वोट करने नहीं जाते हैं तो आप अगले 5 साल किसी नेता को या सरकार को कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? ठीक है, ओके अमिताभ जी, ठीक है। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आप अमिताभ जी की बातों से सहमत हैं? और दूसरी बात, क्या वाकई में लोग जो हैं यही सोचकर बाहर नहीं निकले कि मौजूदा सरकार काम कर रही है तो हमें वोट देकर क्या ही करना है, वोट से क्या होगा? बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी का नारा है 400 पार। क्या यही कुछ रीजंस रहे जिस वजह से पक्ष के या फिर विपक्ष के वोटर्स जो है वो सही रूप से बाहर नहीं आ पाए? शर्मा जी नमस्कार, और आपके तीनों प्रश्नों को मेरा प्रणाम जी। असल में मत प्रतिशत गिरने के कुछ कारण तो गर्मी है, यह मानना पड़ेगा। लोगों की उदासीनता लोकतंत्र में बहुत ज्यादा हो गई है, जो अशुभ है लोकतंत्र के लिए। मैं एक मतदाता हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि यार वोट देने, मान लो मैं ए को जाऊंगा, कोई जरूरी है कि वो यही रहे? चुनाव बाद वो बी बन सकता है, वो सी बन सकता है। मतलब हमारे हाथ में सिर्फ एक बार का मताधिकार है। मताधिकार लेने के बाद वो अपने हिसाब से अपना पार्टी बदलता रहता है। यह बहुत देखा गया है पिछले चुनाव में। तो उदासीन है आदमी की, गर्मी में मर करके लाइन लगाए और वो जाएगा पता न कहाँ। यह एक कारण डेवलप हो रहा है नए वर्ग में, खास तौर से जो नया वर्ग का मतदाता है उसे राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। वो कॉल सेंटर में नौकरी करता है, शनिवार इतवार को सोता है। वो इसको मतलब नहीं है मोदी प्रधानमंत्री बने, मोदी प्रधानमंत्री ना बने। ये एक बड़ा कारण है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है कि भाजपा वाले मान चुके हैं कि आएगा तो मोदी, 400 पार अब की बार तो हो ही गया है। और विपक्ष भी कह रहा है कि जितना प्रयास करो आएगा तो मोदी है। विपक्ष की तरफ से जितने बड़े नेता हैं उनका चुनाव से बाहर हट जाना, चुनाव में सीधा पार्टिसिपेट, जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, अब उनसे बड़ा कोई नहीं, वो सीधा सीधा चुनाव से ही हट गई। अखिलेश यादव कल तक ठीक नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो कन्नौज की सीट उनके गले पड़ गई, पारिवारिक लड़ाई में उनको कन्नौज जाना पड़ा, वरना वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मायावती जी अपने घर में बैठी हुई हैं। उसी तरह से और पार्टी के जो लोग हैं, वो जो शीर्षस्थ नेता है वो सीधा सीधा किस वजह से बाहर है, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनके भी कारण है। तो कार्यकर्ता क्या है कि अपने सेनापति के ऑप्शंस में कार्यकर्ता मनोबल गिराया हुआ है, और जब तक कार्यकर्ता का मनोबल हाई नहीं होगा आम जन मतदान करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि 4-5% कोर मतदाता होता है जिसको पार्टी को वोट देना होता है, बाकी ना वो वही के पाता है आइए कहने पर, रिक्वेस्ट पर। राकेश, जो पहले चरण के मतदान हुए थे उसके बाद विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा था कि अभी जो सत्ताधारी दल है उसको काफी खतरा है, कम वोटिंग हुई है तो लोग सरकार के खिलाफ हैं या सरकार से नाराज हैं। उसके बाद जो प्रचार की प्रक्रिया रही, खासतौर पर बीजेपी की या प्रधानमंत्री मोदी की, उसको लेकर अगर उठाएं तो उसको लेकर भी विपक्ष निशाना साध रही है कि अब मुद्दे नहीं है, बीजेपी बौखला गई है तो इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, मंगलसूत्र हो या घोषणा पत्र को एक जो है वो मुद्दा बनाया गया है। क्या वाकई में ये जो कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हुई थी या जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया हुई थी, ये वाकई में एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है क्या दूसरे चरण के सफर में? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष तो ये कह रहा था कि भाजपा हार गई, वो उसका राजनीतिक कर्तव्य भी है। जहां तक मंगलसूत्र वगैरह की बात है, वो मुद्दा दिया किसने? नरेंद्र मोदी के साथ एक प्लस पॉइंट हमेशा रहा है कि मोदी जब चुनाव में जाते हैं उनको सोचना पड़ता है भाई क्या बोलूं, तब तक विपक्ष कोई ना कोई खुद ही मुद्दा देता है जिसको मोदी सब मुद्दे के ऊपर इसी को मान लेते हैं। जैसे मणिशंकर अय्यर ने 2014 में कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाय दुकान खोल दे। उसके पहले ध्यान रखिए, 2 वरिष्ठ लोग आप सामने पैनल पर हैं हमारे साथ। नरेंद्र मोदी उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संघ के कार्यकर्ता थे, भाजपा के प्रवक्ता थे, लेकिन उसके पहले उनका चाय का दुकान कहीं नहीं था। तालकोटा स्टेडियम में मणिशंकर अय्यर का चाय का दुकान का शंकुपात देने से मोदी बड़नगर में चाय बेचने लगे, उस स्टेशन पर जो स्टेशन उनके जन्मदिन में बना ही नहीं था। उसी तरह से 2019 में सिख आंदोलन कोई बहुत बड़ा नहीं, यही सब के अमेरिका से बोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने उस मुद्दा को उठाया। आज क्या जोर थी नॉन प्लेइंग प्लेयर को बीच में प्ले करने के कि अमेरिका में 55% ले लिया जाता है, भारत का कल्चर आपको पता है। तो नरेंद्र मोदी जैसा घास खिला रही मजा हुआ राजनीति आपको छोड़ देगा इस मुद्दे पर। तो ये बयान क्या कांग्रेस को वाकई में बैकफुट पर धकेल रही है? क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव हुए, ढकेली है।
कांग्रेस के नॉन प्लेइंग प्लेयरों का प्ले करना ही कांग्रेस को नुकसान देता है। चाहे वो 2014 का मणिशंकर का चाय का दुकान हो या सैम पित्रोदा का ये 55% अमेरिका वाला कानून हो, ये कांग्रेस इसको संभालते संभालते बीती है। कांग्रेस के जयराम रमेश को कहना पड़ा कि सैम पित्रोदा जी का ये निजी बयान है, हमका कांग्रेस इससे कोई लेना देना नहीं है। काहे नहीं लेना देना? ओवरसीज का अध्यक्ष है वो, सैम पित्रोदा साधारण आदमी है, राजीव गांधी के दोस्त है। इन सब आप कुछ कह रहे थे जी मेरे से? मैंने कहा इवन वो सलाहकार भी रहे हैं कांग्रेस की, और वो उन्हीं के बयान को किनारा कर रहे हैं। देखिए क्या है, राजनीतिक दल के लोगों का है कि अगर बढ़िया लग रहा है तो मेरा बयान है, नुकसान कर रहा है तो निजी बयान है। मेरा अपना मानना है कि कुछ निजी नहीं होता राजनीति में। राजनीति में निजी होता, घर बैठिए। आप राजनीति में आए तो सार्वजनिक बयान है, अगर वो फायदा करेगा तो आप मानिए, नुकसान करेगा तो मानिए। ठीक है, निजी उजी कुछ नहीं होता, निजी ढकने के लिए होता है। ओके ओके, आलोक जी भी बने हुए हैं और हमारे चौथे गेस्ट अनुराग तिवारी जी भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो बाकी बचे चरण है, अभी कम से कम 80% चुनाव बाकी हैं, क्या अभी भी मौका है? अभी इन चीजों को बल दिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले ना हमें जागरूक करना पड़ेगा मतदाताओं को, ये बताना पड़ेगा। जिस तरह से हम 2 यूनिट बिजली 5 किलो चावल के लिए जागरूक करते, हर भाषण में कहते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया, हमने ये दिया, तो उनको बताइए कि आपको राशन दिया था, मतदान भी दीजिए, तभी जाकर के और ज्यादा सुविधाएं होंगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया मैं बलिया का रहने वाला हूँ, वहाँ 30% मान लो मतदान हुआ, तो जो 16% पाया वही सांसद बन गया, तो बाकी का 84% लोगों का तो विश्वास उसमें था नहीं था, तो फिर वो आदमी कैसे काम करेगा? 84% वाला आदमी तो उस पर भरोसा ही नहीं किया, या तो मतदान देने नहीं गया या किसी कारण से रह गया। मैं इसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे राकेश जी, इसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि अगर बाहर नहीं आया मतदाता, अगर बाहर नहीं आया तो क्या उसको अवेयरनेस नहीं है, क्या वो जागरूक नहीं है इन चीजों से या सरकार की योजनाओं से, या फिर वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, वो नहीं चाहता है वोट डालना, वो नहीं चाहता है इसमें प्रतिभाग करना, या वो नाराज है? ना नहीं चाहता है वाले लोग नहीं है, नहीं या कोई नहीं है कि वो चाहता ही नहीं कि मतदान आते, नहीं, वो जागरूक नहीं है। कुछ देखिए, कुछ % लोग हैं जो कहते हैं यार क्या करें, सरकार आएगी ना तो या तो बड़े लोगों के काम करेगी, टाटा बिरला की, या फिर उन लोगों के काम करेगी जिनको मुफ्त में राशन देना, मुफ्त में बिजली देना है। हमारे लिए सरकार टैक्स बढ़ाएगी, हमारा नुकसान ही करेगा, हमारा दोहा नहीं करेगी। छोड़ो क्या करेगा वोट देकर, जो सरकार, क्योंकि 1952 से लेकर के 2024 का चुनाव हो रहा है, बहुत कम समय आया है जब मध्य वर्ग पर किसी ने फोकस किया हो, जबकि पूरे देश का 140 करोड़ का बोझ ये मध्य वर्ग ही उठा रहा है। हमारे टैक्स से टाटा बिरला पैसा लेके भाग जाते हैं, टाटा बिरला में तो वो जो पैसा लेके भागने वाले लोग हैं, और हमारे ही पैसे से वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, और हमारे लिए कुछ नहीं सोचा जाता। इन सब बातों का ध्यान होता था कि यार क्या करेंगे वोट दे करके, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। तो एक दिन बीवी बच्चों के साथ आराम करे, ना देना वो उद्देश्य नहीं है, वो जानता है कि मेरे देने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ना दो, मैं दूंगा तब भी वही जीतेगा और वही करेगा, मैं ना दूंगा तब भी वही जीतेगा और जीत करके वही करेगा। यह जो उदासीनता एक खास वर्ग के दिमाग में बैठ गया है, यह जरूर खत्म करना पड़ेगा। एक उदाहरण में एक विधानसभा का नाम लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ बहुसंख्यक वर्ग जो है वो जनरल क्लास का है। हम लोग सामाजिक आदमियों में वहां गया तो बोला कि वोट का क्या होगा, बोला देखिए जी हमको तो टिकट मिलेगा नहीं क्योंकि सुरक्षित सीट है, तो हम जा करके क्या करेंगे, चुनाव तो हमें ना कभी भविष्य में लड़ना है, ना ही हमको कोई मिलना हो रहा है। ठीक है, यह भी एक कारण है जो आदमी उदासीन हो रहा है, और यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। ठीक है, आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अब जरा बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की और पश्चिम बंगाल की। उत्तर प्रदेश में भी काफी कम वोटिंग हुई, और उत्तर प्रदेश में जो जाने माने चेहरे थे, चाहे वो अरुण गोविल हो या हेमा मालिनी हो, उनकी सीटों पर भी मतदान लड़ी और एक बहुत कमजोर टीम हो, तो आप नेपाल के साथ क्रिकेट मैच भारत का हो तो दर्शक अपने आप कम हो जाते हैं, तो वही वाला कुछ हाल मुझे लग रहा है, और कोई विशेष बात नहीं। ठीक है, ओके राकेश जी। देखिए, हम लालची लोग हैं, जब तक हमको लालच नहीं दिया जाएगा हम कुछ नहीं करते। चुनाव में मतदान के लिए लालच या मजबूर किया जाए कि अगर आपने मतदान नहीं दिया तो आपका सुविधाएं कम कर दी जाएंगी, तभी हम जाएंगे। यह बात मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि हम लालची हैं, हमको लालच दिया जाए मैं मतदान दूंगा। ठीक है,
आलोक जी आपके पास आऊंगा। क्या चुनाव आयोग को कोई कदम, सब जगह भंडारा किया जाए, बफे सिस्टम रखा जाए तो लोग भोजन भी करेंगे। बेनिफिट है ना, बेनिफिट को बाउंड किया जाए कि आपको सब्सिडी तब मिलेगी जब आप मतदान किए होंगे। भंडारा वाली बात भंडारा वाली छोटी चीज हो गई, मैं उससे बड़ा लालच की बात कर रहा हूँ। ठीक है आलोक जी, क्या वाकई में ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए तब कि जनता बाहर आए? कोई मुद्दे नहीं थे, मुद्दों का अभाव था, विपक्ष का मुद्दा भी नहीं था, पक्ष का मुद्दा भी नहीं था, कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, अब इसमें तो विपक्ष की गलती है ना। अब क्या सत्ता पक्ष मुद्दा नहीं बनाया? क्या मुद्दा हमेशा विपक्ष बनाता है, सत्ता पक्ष मुद्दा नहीं बनाती। सत्ता पक्ष तो चाहे कि मुद्दा न बने, विपक्ष मुद्दा बनाता है। तो ये लोकतंत्र के फेजेस है, मैं उससे बहुत चिंतित नहीं हूँ। ये अप एंड डाउन वोटिंग परसेंटाइल 4-5% लगा रहता है। हम जीवन तो लोकतंत्र है।